आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम नागलोक में हैं और समन संघ की यहाँ पे एक संगोष्ठी हो रही है और हमारे बीच में मोतीलाल आलमचंद जो भोपाल से है और साची दानम नाम की एक किताब इन्होंने लिखी है। और वो किताब क्या है, क्या उसका मकसद था, क्या उद्देश्य था, बुद्धिस्ट टूरिस्ट बुद्धिस्ट साइट्स जो है, जो बुद्धिस्ट संस्कृति है, उसके बारे में क्या उनकी सोच, उस पर बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए किताब के बारे में, किताब से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक्चुअली सांची दानम जो पुस्तक लिखी गई है वो सांची जो अपना बुद्धिस्ट साइट है विश्व विरासत सूची में शामिल है और भोपाल के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ा खूबसूरत स्तूप है और स्तूप के जो मुख्य स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं और जो मुख्य स्तूप है और इसके अलावा स्तूप क्रमांक 2, इस दोनों स्तूप की वेदिकाओं पर सम्राट अशोक कालीन अभिलेख लिखे हुए हैं। ये अभिलेख धम्म लिपि में है। ये प्राकृतिक भाषा है, पाली भाषा में ये अभिलेख है। और वर्तमान में यदि आप सांची देखने जाते हैं तो वहाँ जो शिल्प है उसको तो आप बड़ी बारीकी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं उनको समझने में, पढ़ने में बड़ी दिक्कत या जानते ही नहीं थे लोग, वह कहने चाहिए, समझते ही नहीं थे। तो उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर उसको संग्रह किया गया है इस किताब में और उसका ट्रांसलेशन किया गया है। इस किताब के माध्यम से आप स्वयं धम्मलिपि पढ़ सकेंगे। धम्मलिपि पढ़कर आप खुद उन इंस्क्रिप्शंस को मौके पे जाके आप समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। ये अपने आप में एक रोचक विषय है कि जो इंस्क्रिप्शन वहाँ लिखे हुए हैं लगभग 2300 साल पहले से, और उनको हम भूल गए, हमारी संस्कृति से बिसर गए, उन अभिलेखों का पुनः आप उसी भाषा में पढ़ सकेंगे। आपके लिए बड़ी गौरव की बात है और रोमांच का क्षण भी है कि आप पुरानी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल 2300 साल पहले जो लिखा गया था, उस वो क्या लिखा हुआ था वो इस किताब में दिखाने की कोशिश, लिखने की कोशिश सर ने की है। और अमेज़न पर भी एक किताब उपलब्ध है। सांची के बारे में हम लोग भी सांची गए थे। सांची में महामोग्गानंद सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य थे, उनकी भी अस्थियां रखी हुई है और आसपास भी कई स्तूपा वहाँ पे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। सांची एक्चुअली केंद्र है। सांची से आप लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे तो वहाँ पर सतधारा, सोनारी, आपका अंधेर जो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद ढेकीनाथ, और सीहोर जिले में आप आएंगे लगभग 100 किलोमीटर वहाँ सांची से पड़ेगा सारू मारू। इस तरह के लगभग कई ढेरों स्तूप वहाँ पर श्रृंखलाएँ हमें देखने को मिलती हैं। कई स्तूप श्रृंखलाएँ तो ऐसी हैं जिनका भी खोज होना बाकी है, जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो ऐसे जो श्रृंखला हैं, जो स्तूप्स हैं, उनको हमारी विरासत संरक्षित करने के लिए उनको रिकॉर्ड में लेना ज़रूरी है, उनकी खोज करना ज़रूरी है और वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उनका संरक्षण ज़रूरी है। एक्चुअली उन जो इंस्क्रिप्शन में बहुत से नाम ऐसे आए हैं, स्थलों के नाम या व्यक्तियों के नाम या गाँव के नाम आए हैं, वो गाँव आज अस्तित्व में नहीं है। जैसे जसो गाँव है या नदी नगरम है, तो उस जो नदी नगरम जो गांव है उसको हम दूसरे गांव से अभी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्रोटोकॉल जो नामकरण वहाँ पे उल्लेखित है वैसा कोई गांव हमें नहीं मिला है। जसो गांव का जस ग्राम हो सकता है, या छत्तीसगढ़ में भी जस ग्राम है, उससे आप लिंक कर सकते हैं। कदरी गांव को आप ईसागढ़ के पास में एक कदवाया गांव, वहाँ से लिंक किया है इतिहासकारों ने। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य किताब की जो खासियत है, एक्चुअली धम्मलिपि पे फोकस किया गया है। इतिहासकारों ने क्या किया है इसमें, जो धम्मलिपि को ब्राह्मी लिपि नाम देके एक जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है। एक्चुअली सम्राट अशोक स्वयं अपने अभिलेख में जो इतने भी चतुर्दश शिलालेख हैं वहाँ लिखते हैं यंग धम्मलिपि लिखा पिता या यंग धम्मलिपि लेखिता, अर्थात ये धम्मलिपि में लिख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कि धम्मलिपि को ब्रह्मलिपि कन्वर्ट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लेख के लिए लेखिता शब्द ऑलरेडी, ये लेखी पिता शब्द ऑलरेडी वहाँ पर प्रयुक्त किया है। तो लेखिता के लिए धम्म लेख से आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। धम्मलिपि एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम है और ब्राह्मी लिपि इतिहासकारों द्वारा थोपा गया एक, कहना चाहिए, उचित नाम नहीं है। इस नामकरण को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए इस किताब की जो मेन थीम है धम्मलिपि, मुख्य रूप से इसको पुकारा जाए और धम्मलिपि को ही स्वीकार किया जाए, और नई पीढ़ी इस लिपि को जो पढ़े तो धम्मलिपि के नाम से ही पढ़ रही है और सीख रही है। ये बहुत अच्छी बात है जी, धम्मलिपि के नाम से नई पीढ़ी पढ़ रही है और सीख रही है। धम्मलिपि के नाम से ही हमें समझना चाहिए। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, सम्राट अशोक और सांची, इसके बारे में ज़रा बताइए। सम्राट अशोक एक्चुअली सांची, जब तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ तो वहाँ से विद्रोह जीतने के बाद सम्राट अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था उनके पिता ने, बिंदुसार ने। मतलब 11 साल वहाँ पर उज्जैन के राज्यपाल रहे। जो विदिशा आए तो विदिशा में देवी से उनकी मुलाकात होती है और देवी से वो शादी करते हैं और देवी से उनके 2
संतानें पैदा होती हैं, एक महेंद्र और संघमित्रा। एक्चुअली एक पुत्र और पैदा हुए थे उज्जैनी, तो उज्जैनी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो जो आपको मध्य प्रदेश में नामकरण मिलते हैं उज्जैनी, एक्चुअली कहा जाता है कि अशोक के प्रथम पुत्र के नाम पे उज्जैनी नाम पड़ा है, और पास में एक महिदपुर है तो महेंद्र के नाम पर है। और दोनों पुत्र जो जीवित रहे, महेंद्र और संघमित्रा, सांची से ही, सांची में जो उनकी मदर रहती थी, विदिशा मदर रहती थी, उनकी कोख से जन्म लिया था। बाद में श्रीलंका भी गए थे। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण जगह है सांची, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धिस्ट साइट के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अभी और लिखा जाना बाकी है, इस पर खोज होना बाकी है। सांची बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आप भी सांची जाइए, भोपाल से बिल्कुल महज 50 किलोमीटर की दूरी पे है सांची, और ये सबसे बड़ा केंद्र है बुद्धिज्म का। और आपको जो भी वहाँ के इंस्क्रिप्ट पढ़ने हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं वो धम्मलिपि क्या है, तो आप साचीदानम जो किताब है वो अमेजन पर भी अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। सर, आप हमारे बीच में हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।